नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का दिन आता है, तो हमारे भीतर देशभक्ति की एक लहर सी दौड़ उठती है। हम आसमान में फहराते हुए तिरंगे को देखकर गर्व से भर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आज़ादी और जिस संविधान का हम जश्न मनाते हैं, क्या वह सच में देश के हर उस आखिरी इंसान तक पहुंचा है जो आज भी फुटपाथ पर भूखे पेट सोता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही फुटपाथ पर रहने वाले अनाथ और भिखारी समझे जाने वाले लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसे समाज ने हमेशा दुत्कारा, लेकिन जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसे लाल किले की प्राचीर से बोलने का मौका मिला, तो उसने कुछ ऐसा कह दिया कि वहां बैठे बड़े बड़े नेताओं से लेकर पूरे देश की आंखें नम हो गईं। आज की यह कहानी आपको देशभक्ति का असली मतलब समझाएगी। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस बेहद भावुक यात्रा पर चलिए। दिल्ली की कड़कड़ाती हुई सर्दियां अपने चरम पर थीं। जनवरी का महीना था और पूरा शहर गणतंत्र दिवस की तैयारियों में डूबा हुआ था। सड़कों के किनारे तिरंगे झंडे बिकने लगे थे और लाल किले को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। इसी लाल किले से कुछ ही दूरी पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक 12 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था सूर्या। सूर्या अनाथ था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। उसका घर वह ठंडा फुटपाथ था और उसकी छत वह खुला आसमान। दिन भर वह लाल बत्ती पर गाड़ियों के शीशे साफ करता, लोगों के सामने हाथ फैलाता और रात को उसी स्टेशन के बाहर किसी कोने में सिकुड़ कर सो जाता। लोग उसे महज एक भिखारी समझते थे। लेकिन सूर्या बाकी आवारा बच्चों से बहुत अलग था। उसके भीतर कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की एक अजीब सी आग थी। जब बाकी बच्चे भीख के पैसों से नशा करते या खेलते, सूर्या कबाड़ में फेंकी हुई पुरानी किताबें और अखबार ढूंढ कर लाता। स्टेशन के पास ही एक बूढ़े और सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षक मास्टर सदाशिव गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। मास्टर सदाशिव ने सूर्या की लगन देखी तो उसे अपना सबसे प्रिय विद्यार्थी बना लिया। सूर्या का दिमाग इतना तेज था कि उसने 12 साल की उम्र में ही देश के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और हमारे संविधान के बारे में वह सब पढ़ लिया था, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। गणतंत्र दिवस में बस कुछ ही दिन बाकी थे। सरकार ने इस वर्ष एक राष्ट्रीय स्तर की भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया था। प्रतियोगिता का विषय था मेरा भारत, मेरा संविधान और मेरी जिम्मेदारी। इस प्रतियोगिता के विजेता को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में लाल किले पर प्रधानमंत्री और देश के सभी गणमान्य अतिथियों के सामने अपना भाषण देने का अवसर मिलने वाला था। पूरे देश के बड़े बड़े और महंगे स्कूलों के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे थे। जब मास्टर सदाशिव ने सूर्या को इस प्रतियोगिता के बारे में बताया, तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह पूरी रात फुटपाथ की उस पीली रोशनी के नीचे बैठा रहा और एक टूटे हुए पेन से पुरानी कॉपी के पन्नों पर अपना भाषण लिखता रहा। उसने अपनी जिंदगी का सारा दर्द, अपनी समझ और देश के प्रति अपना सच्चा प्रेम उन पन्नों पर उतार दिया। अगले दिन मास्टर सदाशिव सूर्या को लेकर प्रतियोगिता के चयन केंद्र पर पहुंचे। वहां बड़े बड़े अधिकारी और अमीर घरों के बच्चे बैठे थे। सूर्या के शरीर पर मैले और फटे हुए कपड़े थे। उसके पैर नंगे थे और बालों में धूल भरी थी। उसे देखते ही चयन समिति के मुख्य अधिकारी राजनाथ का पारा चढ़ गया। राजनाथ ने मास्टर सदाशिव को फटकारते हुए कहा, मास्टर जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप इस सड़क के भिखारी को यहां क्यों ले आए? यह कोई खैरात बंटने की जगह नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है। अगर ऐसे मैले कुचैले भिखारी लाल किले पर जाकर बोलेंगे, तो पूरी दुनिया में हमारे देश की क्या इज्जत रह जाएगी? इसे तुरंत यहां से बाहर निकालिए। सूर्या ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, साहब, मेरे कपड़े जरूर फटे हुए हैं, लेकिन मेरे विचार फटे हुए नहीं हैं। मुझे सिर्फ एक बार अपना भाषण सुनाने का मौका दे दीजिए। लेकिन राजनाथ ने उसकी एक न सुनी। उसने सूर्या के हाथ से वह फॉर्म छीना, उसे फाड़कर हवा में उड़ा दिया और सुरक्षा गार्ड्स को बुलाकर मास्टर सदाशिव और सूर्या को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि यह देश, यह संविधान और यह आजादी सिर्फ अमीरों के लिए है, उसके जैसे अनाथ और गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।
जिस समय सूर्या को धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था, वहीं पास खड़ी एक बहुत ही मशहूर और ईमानदार टीवी पत्रकार निहारिका सब कुछ देख रही थी। उसे उस अधिकारी का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब सूर्या रोता हुआ स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो निहारिका उसके पीछे पीछे गई। उसने सूर्या को रोका और प्यार से कहा, बेटा, मैं एक पत्रकार हूं। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। जो भाषण तुमने उस कागज पर लिखा था, क्या वह तुम मुझे सुना सकते हो? सूर्या ने अपने आंसू पोंछे और निहारिका की आंखों में देखते हुए बिना किसी कागज के अपना वह भाषण बोलना शुरू किया। जैसे जैसे सूर्या बोलता गया, निहारिका के रोंगटे खड़े होते गए। उसके शब्द इतने गहरे, इतने चुभने वाले और इतने सत्य थे कि निहारिका की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि यह आवाज दबनी नहीं चाहिए। निहारिका के पास बहुत पहुंच थी। उसने अपने चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों और सीधे मंत्री जी तक यह बात पहुंचाई कि चयन प्रक्रिया में भेदभाव हुआ है। उसने सूर्या का वह फॉर्म फिर से भरवाया और अपनी जिम्मेदारी पर उसे वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलवा दी। गणतंत्र दिवस की वह पावन सुबह आ गई। लाल किला पूरी शान से खड़ा था। सामने हजारों की भीड़ थी। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कई देशों के बड़े अतिथि वहां विराजमान थे। मंच पर एक से बढ़कर एक स्कूलों के बच्चे आए। उन्होंने बहुत ही रटेटाए और किताबी भाषण दिए। लोगों ने तालियां बजाईं। और फिर मंच संचालक ने आखिरी प्रतिभागी का नाम पुकारा। अब मैं आमंत्रित करता हूं दिल्ली के एक फुटपाथ से आए हुए 12 वर्षीय छात्र सूर्या को। जैसे ही सूर्या मंच की तरफ बढ़ा, पूरे लाल किले के प्रांगण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वीआईपी कतारों में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सूर्या के बदन पर वही एक पुरानी और फीकी पड़ चुकी कमीज थी जो उसने कई दिनों से पहन रखी थी। उसके पैरों में आज भी जूते नहीं थे। वह इतना छोटा और कमजोर लग रहा था कि माइक तक पहुंचने के लिए भी उसे एक स्टूल का सहारा लेना पड़ा। कई लोग दबी आवाज में उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सूर्या घबराया नहीं। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर जब उसने बोलना शुरू किया, तो उसकी आवाज में एक ऐसी दहाड़ थी जिसने लाल किले की दीवारों को भी कंपा दिया। सूर्या ने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी अतिथिगण और मेरे देशवासियों, मैं कोई बड़े स्कूल का छात्र नहीं हूं। मैं वो हूं जिसे आप लोग अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ाकर अनदेखा कर देते हैं। मैं वो हूं जो आपके फेंके हुए जूठे खाने से अपना पेट भरता है। मुझसे कहा गया कि मेरा विषय है मेरा भारत और मेरा संविधान। जब मैं कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर बिना कंबल के कांपता हूं, तो मैं सोचता हूं कि आजादी की वो जो गर्म चादर 75 साल पहले बुनी गई थी, वो मेरे फुटपाथ तक आते आते छोटी क्यों पड़ गई। पूरे लाल किले में सन्नाटा छा चुका था। लोग पलकें झपकाना भूल गए थे। सूर्या ने आगे कहा, मैंने मास्टर जी की पुरानी किताबों में पढ़ा है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 कहता है कि इस देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 कहता है कि सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। लेकिन जब मुझे मेरे फटे कपड़ों की वजह से एक प्रतियोगिता से धक्के मारकर निकाला गया, तब मुझे समझ आया कि वो सारे अधिकार, वो सारी समानताएं सिर्फ उन किताबों में कैद हैं। मेरे लिए संविधान बस एक भारी शब्द है जो मुझे कभी दो वक्त की रोटी नहीं दे पाया। प्रधानमंत्री और वहां बैठे सभी बड़ी नेताओं के चेहरे गंभीर हो चुके थे। कई लोगों की आंखें नम होने लगी थी। सूर्या की आवाज अब और भी भारी हो गई थी। भगत सिंह, आजाद और अशफाक उल्ला खान ने जब फांसी का फंदा चूमा था, तो उन्होंने ये सपना नहीं देखा था कि एक दिन इस देश के करोड़ों बच्चे सड़कों पर भीख मांगेंगे। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां एक गरीब और एक अमीर का बच्चा एक ही स्कूल की बेंच पर बैठकर पढ़ सके। लेकिन हमने उनके सपनों का क्या किया? हमने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो जो आज इस लाल किले के सामने कुर्सियों पर बैठे हैं, और एक वो जो आज भी स्टेशन के बाहर कूड़ा बीन रहे हैं। सूर्या ने अपने भाषण के अंत में हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यहां आपसे कोई भीख मांगने नहीं आया हूं। मैं तो बस आपको यह याद दिलाने आया हूं कि ये तिरंगा जितना आपका है, उतना ही मेरा भी है। जिस दिन फुटपाथ पर सोने वाले आखिरी बच्चे के हाथ में कटोरे की जगह किताब होगी, जिस दिन उसे अपना पेट भरने के लिए अपना बचपन नहीं बेचना पड़ेगा, उस दिन, हाँ,
सिर्फ उसी दिन यह देश असल मायनों में आजाद होगा और हमारा संविधान सफल होगा। जय हिंद। जैसे ही सूर्या का भाषण खत्म हुआ, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कोई कुछ नहीं बोला। और फिर अचानक देश के प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने ताली बजानी शुरू की। उन्हें देखकर राष्ट्रपति उठे, फिर सारे मंत्री, और फिर वहां मौजूद हजारों लोगों की वह भीड़ अपनी जगह पर खड़ी हो गई। पूरे 10 मिनट तक लाल किले का मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। प्रधानमंत्री खुद अपनी जगह से चलकर उस छोटे से मंच की तरफ आए। उन्होंने उस मैले कुचैले और फटे कपड़े वाले सूर्या को अपने सीने से लगा लिया। प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने माइक हाथ में लिया और रुंधे हुए गले से कहा, आज इस बच्चे ने हमें वो आईना दिखाया है जिसे देखने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। यह कोई भिखारी नहीं है, यह हमारे देश का असली भविष्य है। मैं आज इसी मंच से यह घोषणा करता हूं कि सूर्या जैसे इस देश के जितने भी अनाथ और बेसहारा बच्चे सड़कों पर हैं, उनकी शिक्षा, उनके रहने और उनके जीवन की पूरी जिम्मेदारी आज से यह सरकार और मैं व्यक्तिगत रूप से लेता हूं। उस दिन मास्टर सदाशिव और निहारिका के आंसू नहीं रुक रहे थे। राजनाथ जैसे अधिकारी, जिन्होंने सूर्या को धक्के मारे थे, शर्म से अपनी नजरें जमीन में गड़ाए हुए थे। उस एक भाषण ने, उस एक 12 साल के अनाथ बच्चे ने पूरे देश की सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, देशभक्ति केवल साल में 2 दिन झंडा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का नाम नहीं है। सच्ची देशभक्ति तब है जब हम अपने आसपास के फरीब और बेसहारा लोगों की मदद करें। जब हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। सूर्या की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि टैलेंट और देशभक्ति किसी महंगे स्कूल की मोहताज नहीं होती। एक सच्चा देश प्रेमी सड़कों की खाक छानते हुए भी अपने देश के लिए सबसे बड़ा काम कर सकता है। अगर इस कहानी ने और सूर्या की इस भाषण ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने हर दोस्त, हर परिवार वाले के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी और सूर्या के हाथों में भीख के कटोरे की जगह किताबें आ जाएं। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने देश से प्यार करें, गरीबों का सम्मान करें और हमेशा जय हिंद कहें। नमस्कार।